नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम सोमवंशी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, यह सीरीज़ हमारी योजना पत्रिका से संबंधित है और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आगामी यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, एसएससी, बैंक, रेलवे और खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा से संबंधित प्रश्न हैं। इनमें चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा पहला पॉइंट क्या है कि आधारभूत सुधारों पर जोर, भारत की संवैधानिक यात्रा। तो इसमें पहला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया? तो यह 2005 में। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया? 2005 में। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए सुधार लागू करने का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है न्यायिक परिदृश्य को बदलना, नागरिक सुरक्षा को बढ़ाना तथा न्याय तक सभी की पहुंच को बढ़ाना है। तो इसका उद्देश्य न्यायिक परिदृश्य को बदलना, नागरिक सुरक्षा को बढ़ाना तथा न्याय तक सभी की पहुंच बढ़ाना है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम कब बना? तो यह 2023 में बना। तो अगला हमारा टॉपिक है, भारतीय संविधान के 75 वर्ष गरिमा पूर्ण यात्रा, यानी जो हमारा भारतीय संविधान है इसके 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। तो इसकी जो गरिमा पूर्ण यात्रा है इससे संबंधित कुछ हमारे यहाँ पर प्रश्न हैं, उनसे संबंधित हम उनको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान को लागू हुए 75 वर्ष कब पूर्ण हो रहे हैं? तो 26 जनवरी 2025 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, कौन से शब्द 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारतीय संविधान के प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं थे? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता, ये शब्द जो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया इसमें नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन प्लान कब शुरू हुआ? तो 1946 में। अगला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव हमारा 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान विधिवत कब लागू किया गया? संविधान विधिवत कब लागू किया? तो 26 नवंबर 1950 को हमारा भारतीय जो संविधान है वह विधिवत लागू किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में पहले संशोधन यानी जो संविधान में पहला संशोधन हुआ था किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका उद्देश्य था अल्पसंख्यक समुदायों की स्वतंत्रता और अधिकारों को अधिक स्पष्टता प्रदान करने के उद्देश्य से। तो जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं इनकी स्वतंत्रता और इनके अधिकारों को और अधिक स्पष्टता प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान लोगों के जीवन और अपेक्षाओं पर आधारित होना चाहिए। संविधान लोगों की जीवन और अपेक्षाओं पर आधारित होना चाहिए, मांगे हुए मूल्य पर नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हार्वे वॉकर का। अगला हमारा प्रश्न है कि संविधान का अपरिवर्तनीय या सख्त होना ही उसके भयंकर विनाश या अंत का कारण बनता है। यह कथन किसका है? तो यह है कथन एवी डाइसी का। तो एवी डाइसी ने कहा था कि जो अगर संविधान है बहुत अपरिवर्तनीय है या सख्त है तो वह भयंकर विनाश या अंत का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? तो यह है अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न, किसे
संविधान का सुनहरा त्रिभुज कहा जाता है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 को संविधान का सुनहरा त्रिभुज कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अच्छे से याद रखिए। अगला प्रश्न है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना रोकने के बारे में दिशा निर्देश निर्धारित किए थे? तो यह विशाखापट्टनम राजस्थान सरकार 1977 मामले में। अगला प्रश्न है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया था? तो सायरा बानो बनाम भारत सरकार 2017 मामले में 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने पर स्त्रीगमन या पर पुरुषगमन या व्यभिचार संबंधी कानून को असंवैधानिक करार दिया गया था? तो ये था जोसेफ साइन बनाम भारत सरकार 2018। जोसेफ साइन बनाम भारत सरकार 2018। ठीक, अगला हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का विकास, संवैधानिक संशोधन। तो हम इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, उनको देखते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि अब तक संविधान में कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो अब तक कुल 106 संशोधन किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न, संविधान का कितने प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है? तो लगभग 65% हिस्सा यह हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है संविधान में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में निहित है कि राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं? यह है संविधान का भाग 4। अगला प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने के लिए संसद की असीमित शक्तियों को स्वीकार किया था? यह था शंकरी प्रसाद मामला 1951 एवं सज्जन सिंह मामला 1964। तो शंकरी प्रसाद मामला 1951 और सज्जन सिंह मामला 1964 में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने के लिए संसद की असीमित शक्तियों को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संसद संविधान के किसी भी मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती? गोलकनाथ मामला 1967। तो गोलकनाथ मामला 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था कि संसद संविधान के किसी भी मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, संविधान की मूल विशेषताएं क्या हैं? संविधान की मूल विशेषताएं क्या हैं? संविधान की सर्वोच्चता, सरकार का गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक स्वरूप, पंथनिरपेक्षता, शक्तियों का पृथक्करण, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राजनीति का संघीय चरित्र, ये सब संविधान की मूल विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, मूल संविधान को कितने प्रवाहपूर्ण इटैलिक शैली में हस्तलिखित किया था? मूल संविधान को किसने प्रवाहपूर्ण इटैलिक शैली में हस्तलिखित किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रेम बिहारी रायजादा ने इसको हस्तलिखित किया था। अगला प्रश्न है, कहाँ के कलाकारों ने मूल संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को सजाया था? तो शांति निकेतन के कलाकारों ने इसके मूल पृष्ठ को सजाया था। अगला प्रश्न टॉपिक है 1950 के बाद से ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन। तो अब हम लोग 1950 के बाद जो ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए, इसमें हमारा पहला प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची शामिल की गई थी? तो यह भी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से 9वीं अनुसूची शामिल की गई थी। 7वें संविधान संशोधन 1956 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था फजल अली समिति द्वारा अनुशंसित भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लागू करना।
भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लागू करना 7वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, किसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान में भाग 4 यानी मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में, यहाँ पर किस हो जाएगा, किस अनुच्छेद में संशोधन करके राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य बनाया गया था? तो यह था अनुच्छेद 74। यानी अनुच्छेद 74 में संशोधन करके राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य बनाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया था? तो यह था 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अनुच्छेद में घोषणा की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निर्धारित तरीके से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? तो यह था अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन द्वारा आपातकाल की घोषणा करने के लिए राष्ट्रपति को कैबिनेट की लिखित सलाह अनिवार्य कर दी गई थी? तो ये भी था 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में किया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन 1988 में। ठीक है। आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि किस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़कर पंचायती राज का गठन किया गया था? तो यह था 73वां संविधान संशोधन 1992-93। इसमें संशोधन करके पंचायती राज का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भाग 9 का जोड़कर नगर पालिका का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा एक राष्ट्र एक कर के नारे के तहत जीएसटी की व्यवस्था अस्तित्व में आई? तो 100वां संविधान संशोधन 2016 में। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा 106वें संविधान संशोधन 2023 के द्वारा। अगला प्रश्न है, जो हमारा टॉपिक है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में भारतीय संविधान की भूमिका। हमारा टॉपिक है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में भारतीय संविधान की भूमिका। अब इससे रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, दलितों की बीच शिक्षा और संस्कृत के प्रसार के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया था। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता की प्रथा का अंत कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता
का अंत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद यह 15 है। अगला प्रश्न है कि बंधुआ मजदूरी तथा मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 23 में। तो अनुच्छेद 23 में बंधुआ मजदूरी तथा मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार। तो अब हम लोग आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनको देखेंगे। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2024, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2024 से। तो ये सभी नियम 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि धोखे से यौन संबंध बनाना भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में आता है? तो धारा 69 में। यदि कोई किसी बच्चे को अपराध को करने के लिए भाड़े पर लगाता है या नियुक्त करता है तो यह भी भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा में आता है? तो यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 95 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 का 2 विशेष रूप से किसे संबोधित करती है? तो भीड़ द्वारा हत्या, ठीक है, मॉब लिंचिंग से संबंधित है। BNS की धारा 111 किसके बारे में बात करती है? तो संगठित अपराध के बारे में धारा 111 बात करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता की कौन सी धारा छोटे संगठित अपराध के बारे में है? धारा 112 का 1। सरकार की नीतियों और कार्यों की आलोचना दंडनीय नहीं है, BNS धारा 152 में कहा गया है। अगला प्रश्न है, छीना झपटी, दुकान से चोरी, सट्टेबाजी, जुआ, प्रश्न पत्र बेचना BNS के तहत किस अपराध के अंतर्गत आता है? यह छोटे अपराध के अंतर्गत आता है। अगला है, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी, हवाला, लेन देन, बड़े पैमाने पर विपणन धोखाधड़ी की योजना किस अपराध में आता है? तो यह आर्थिक अपराध के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सी धारा आतंकवादी कृत्य के बारे में बात करती है? धारा 113। अगला प्रश्न है, भारतीय संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य कौन सी धारा बताती है? इसकी धारा 152 है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह कब मनाया गया? अक्टूबर 2024 में। ठीक है। तो इस प्रकार से यह हमारा आज का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ से आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इनको 2-4 बार देख लीजिए और ये सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए, अगर आपको यह हमारा वीडियो, हमारी यह श्रृंखला पसंद आई हो, आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई हो, तो आप इसको, हमारे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए इसी तरह से हमेशा वीडियो लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।